और अब इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो ध्यान दीजिए, जिस तरह से बेटा ऑर्गन पाइप एक बाउंडेड मीडियम है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के कॉम्बिनेशन से स्टेशनरी वेव बनेगी, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में दो वेव मिलेंगी, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन होगा और इसे कहते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो ऑर्गन पाइप लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का एग्जाम्पल है और स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशन होता है ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का एग्जाम्पल है। कैसे होता है इसको समझना है। तो अब आइए हम लोग अपने बोर्ड पर चलते हैं, जहाँ पर इसको हम करके आपको दिखाएंगे। तो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर हम एक स्ट्रिंग के एक सिरे को रिजिड सपोर्ट पर रखें और ये बेटा स्ट्रिंग है और इसको यहाँ से वाइब्रेट कराएं, अप एंड डाउन करें, थोड़ा वाइब्रेशन दें, तब क्या होगा? इसमें बेटा ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन होगा। ये ट्रांसवर्स वेव इस तरह से आगे जाके यहाँ टकराएंगी और तब इसके रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होने वाली ट्रांसवर्स वेव वापस आएगी इसी पर। सेम मीडियम होने की वजह से वेवलेंथ वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो आप देख सकते हो इसमें ऐसे लूप फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने यहाँ कई सारे लूप बना दिए हैं। तो अब इसमें स्ट्रिंग का वाइब्रेशन इस तरह से अप एंड डाउन होता जाएगा और कई सारे लूप बनेंगे और ये बिल्कुल परमानेंट लूप होंगे, ऐसा नहीं कि ये बदलता रहेगा। लास्ट पॉइंट पर हमेशा नोड बनेगा और यहाँ पर अगर हम वाइब्रेशन चला रखें तो एंटी नोड बनेगा, रोक दें हाथ तो नोड यहाँ भी बनेगा। तो ये दो रिजिड सपोर्ट जैसा हो गया, बीच में कई सारे नोड एंटी नोड बनेंगे। ये पॉइंट हमेशा यहाँ रुका रहेगा। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, एंटी नोड फिर एंटी नोड फिर नोड ऐसे बनेगा। क्या हमेशा इसी तरह का पैटर्न बन के आएगा? नहीं। इसमें एक चीज़ ये है कि डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन में टेंशन फोर्स कितना लिया गया है, कितने वाइब्रेशन इसमें किस तरह से कराया जा रहा है, स्ट्रिंग की मोटाई क्या है। तो ये वायर अलग अलग तरह से स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करेगा, डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ टेंशन एंड इसकी लीनियर डेंसिटी म्यू की वैल्यू और इसकी वायर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और वाइब्रेशन करने के तरीके भी है कि कैसे इसको प्लग किया गया, खींच के वाइब्रेट कराया गया, हाथ से हिलाया गया, जैसे भी। तो अलग अलग कई सारे वाइब्रेशन के तरीके बनेंगे जिन्हें हम मोड कहते हैं। तो जो सबसे पहला मोड बनता है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनती है बेटा। मान लो ये वायर था हमारा और इसमें बीच में एक एंटी नोड का फॉर्मेशन हो और दोनों तरफ नोड बने, तो ये बेटा कहलाता है सबसे पहला वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड कहते हैं इसे। तो फर्स्ट मोड में एंटी नोड बीच में बनेगा और किनारे की तरफ दोनों तरफ नोड बनेंगे, तो ये कहलाएगा फंडामेंटल मोड। पहला मोड जो होता है जिसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। देखो वेवलेंथ बेटा यहाँ से यहाँ तक λ/2 इतनी बड़ी है, लेकिन अगर हम एक वाइब्रेशन का तरीका यहाँ फिर से बदल दें तो इसमें देखो यहाँ पर दो लूप का फॉर्मेशन हो रहा है और इधर से ये वायर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये हिस्सा ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये हिस्सा ऊपर नीचे। तो यहाँ देखिए नोड तो हमेशा यहाँ बनेगा, एंटी नोड फिर एंटी नोड फिर नोड। तो वाइब्रेशन में दो लूप का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो अब यहाँ पर बेटा इसमें वेवलेंथ की वैल्यू देखो छोटी हो गई। पहले वाले में ये λ/2 था, इस वाले में पूरी लैम्डा बन रही इतनी लेंथ में। तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, मोड बदलते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। कुल मिला के वायर की लंबाई कांस्टेंट लेना है और उसमें अलग अलग तरीके से इसको वाइब्रेट कराने पर अलग अलग मोड बनेंगे। मोड की फ्रीक्वेंसी हम शुरुआत से बढ़ाते जाएंगे, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, लेंथ कांस्टेंट रहेगी वायर की। इस तरह से स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन जब होता है स्ट्रिंग का तो उसमें स्टेशनरी वेव का ही फॉर्मेशन होता है। इसमें अलग अलग जगह पर नोड एंटी नोड बनते हैं स्टेशनरी वेव में, जैसा पैटर्न होता है, और इसी को हमें आगे रीड करना है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से मोड होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, जो सबसे पहला मोड है वो कहलाता है बेटा फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड क्या है? फंडामेंटल, इसे टोन भी कह सकते हैं। फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी होती है। टोन कहते हैं ए टाइप ऑफ साउंड जिसमें एक फ्रीक्वेंसी हो, उसे टोन कहा जाता है। तो फंडामेंटल टोन में जब वाइब्रेट करता है वायर, तो बेटा यहाँ पर दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने वायर को लगा रखा है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी।
तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब मिनिमम हो, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी हो और वेवलेंथ लैम्डा सबसे लॉन्गेस्ट यानी बड़ी हो, तब ध्यान देना है इस मोड को फंडामेंटल मोड कहा जाता है। और तब बेटा यहाँ से यहाँ तक वायर में केवल एक लूप का फॉर्मेशन होता है और बीच वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ये एंटी नोड बन जाता है, यहाँ नोड और यहाँ नोड। क्योंकि रिजिड सपोर्ट पे वाइब्रेशन नहीं हो सकता तो हमेशा नोड का फॉर्मेशन किनारे होगा, एंटी नोड बनेगा। अब बेटा पूरे वायर की जो लंबाई L यहाँ कांस्टेंट है, आप देख सकते हो नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। इसको हम पहली वेवलेंथ लें और तब आप λ1 की वैल्यू क्या लिखोगे 2L। और यहाँ आ जाइए फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी F1, तो ये वैल्यू हो जाएगी V/λ1। और V की वैल्यू तो वायर के टेंशन फोर्स पे और इनसे पे डिपेंड करती है, तो V की वैल्यू यहाँ रख दें और लैम्डा की वैल्यू रखें तो 1/2L √T/μ, ये इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होता है, इसे फंडामेंटल टोन कहते हैं। आप टोन मतलब ए टाइप ऑफ साउंड जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है इसे फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1/2L T/μ। बेटा यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोड। अब आइए, अगर हम वायर को बेटा बीच में खींचे ना बल्कि किनारे पे थोड़ा रख करके प्लग करें 1/4 लंबाई पर, यहाँ आप देख सकते हो ये हाफ पार्ट हमने 4 पार्ट बना दिए। अभी हमने वायर को जब वाइब्रेट कराया था तो इस पॉइंट को खींचा था, इसे कहते हैं प्लकिंग पोजीशन। वायर को बेटा ऐसे प्लग किया जाता है, प्लग करने का मतलब उसे चुटकी से पकड़ के खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वायर वाइब्रेट करने लगता है। तो फंडामेंटल मोड बनाने के लिए जो मिड पॉइंट होता है वायर का उसे हाथ से खींचा जाता है किसी चीज़ से, ऐसे एक बार हल्का सा यूं कर देते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं प्लकिंग। प्लकिंग ऑफ वायर मिडिल पॉइंट पर है। अब अगर 1/4 पॉइंट पर एक किनारे से प्लकिंग करें तो प्लकिंग पोजीशन ये हो जाएगी बेटा, इसमें ऐसे एंटी नोड बनेगा और तब ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा और फिर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा वायर का। अब आप देख सकते हो इसमें 2 लूप बन रहे हैं। यहाँ पर बेटा हमेशा नोड होगा, यहाँ एंटी नोड, फिर एंटी नोड और फिर यहाँ पर नोड बनेगा। टोटल आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी होगी। वेवलेंथ की वैल्यू λ2 मान लेते हैं तो पूरी लेंथ L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ λ/4 λ/4 4 बार है तो ये हो जाएगा 4λ2/4, मतलब λ2 कहेंगे इसे। तो लेंथ पूरे वायर की λ2 के बराबर। अब की बार वेवलेंथ पहले से अलग है, आप देख सकते हो ये वेवलेंथ पहले की आधी हो गई। इतनी दूरी में पहले बेटा जो वेवलेंथ थी वो 2L के बराबर, अब की बार वेवलेंथ λ2 किसके बराबर है, L के बराबर है और तब वेवलेंथ पहले से आधी हो गई। अब आइए इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं। फंडामेंटल टोन के बाद बेटा ओवरटोन्स बनते हैं और ये कहलाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन, और इसी को कहा जाएगा, इसे फंडामेंटल टोन का एक और नाम है, इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। जैसे बेटा आर्गन पाइप में था उसी तरह से यहाँ भी नाम आता है। हार्मोनिक क्या होता है बेटा, हार्मोनिक एक रेशियो नंबर होता है। फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक रेशियो नंबर होता है। जो पहला हार्मोनिक होता है वो हमेशा फंडामेंटल होगा, उसके बाद के जितनी फ्रीक्वेंसी आती जाएगी जो रेशियो नंबर आएगा वही हार्मोनिक का नंबर होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ओवरटोन में वेवलेंथ L के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी F2 बराबर V/λ2 लेंगे, λ2 की वैल्यू बेटा L आ जाएगी तो अब हमारा फार्मूला V/L हो गया। या फिर इसे लें तो 1/L √T/μ, V की वैल्यू रख देंगे। ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी जो इसमें कंपोनेंट वेव चल रही है उसकी वेलोसिटी √T/μ है। आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इसमें, तो आप देखोगे F2 बराबर आ जाएगा 2/2L √T/μ। अब ये 1/2L √T/μ क्या होता है, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आप कह सकते हो ये फंडामेंटल का दुगना हो गई। फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का 2 गुना है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डबल होने पे कहलाएगा ये सेकंड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक एक रेशियो नंबर होता है, अगर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का दुगना हो गई तो हम कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, 3 गुना हो जाए तो थर्ड हार्मोनिक, 4 गुना 5 गुना जितने गुना हो जाए उतने हार्मोनिक। क्योंकि फंडामेंटल की दुगनी फ्रीक्वेंसी हो गई तो ये सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा। और फंडामेंटल के बाद जितने भी अलग अलग टोन होते हैं वो सब ओवरटोन कहलाते हैं। तो फंडामेंटल के बाद पहला ओवरटोन ये आएगा और इसमें आपने समझ लिया फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। ये फार्मूला सामने है फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का। अब आइए इसके बाद तीसरे नंबर पे बनेगा सेकेंड ओवरटोन।
अब आगे सारे ओवरटोन बनेंगे, इसे सेकेंड ओवरटोन कहेंगे। सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा कि अगर हम पूरे वायर के बेटा 6 पार्ट कर दें, तो अब 6 पार्ट हमने कर दिए। ये लंबाई L/6 है, L/6 पर हमने प्लग पॉइंट लिया, प्लकिंग की, तो ये ऐसे उभार बनेगा। अगर हम इसे हाथ से ऐसे पकड़ के खींचें तो बेटा यहाँ पर ऐसे उभरेगा और ये फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब आप समझ गए, L/6 पोजीशन पे प्लग पॉइंट लेने पर वाइब्रेशन ऐसे होगा। अब की बार इसमें 3 लूप बन रहे हैं, नोड यहाँ, एंटी नोड यहाँ, फिर नोड यहाँ, एंटी नोड, नोड एंटी नोड, आप पूरा लिख सकते हो। आप एक चीज़ समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई λ/2 होती है, नोड से नोड है। ये वेवलेंथ λ3 हम कह रहे हैं। ऐसे ही 3 लूप बनेंगे यहाँ पर, तो तीनों की लंबाई λ3/3 होगी, तो टोटल लेंथ L बराबर हो जाएगा 3λ3/2। λ/2 वैल्यू होती क्योंकि यहाँ की वेवलेंथ छोटी हो गई, इसका नाम हमने λ3 रखा, तो ये वैल्यू λ3/2, 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 तो टोटल वैल्यू 3λ3/2। और तब इससे λ3 आपको निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 2L/3। उलट के आप फॉर्मूले को लिख दें। तो इस वाले केस में प्लकिंग पोजीशन एक किनारे से हमेशा कहाँ पे होगी बेटा, एक किनारे से होगी यहाँ पर L/6 पर, क्योंकि 3 लूप बन रहे हैं और ये उसका भी आधा है, तो टोटल लेंथ का L/6 हो जाएगा। अच्छा, प्लकिंग पोजीशन पहले वाले केस में हम आपको दिखा दें, ये लंबाई कितनी होगी, तो आप कह सकते हो ये लंबाई होगी यहाँ पर L/4। ये प्लकिंग पोजीशन है क्योंकि आधे का आधा है ये। और इसके पहले जो जनरल फॉर्मूला था, मतलब फंडामेंटल वाली वैल्यू, इसमें प्लकिंग पोजीशन यहाँ पर कहाँ पे है, तो आप कह सकते हो ये L/2 पर है। तो प्लकिंग पोजीशन कभी कभी डिस्क्राइब करना होता है, जैसा आप वाइब्रेशन बनाना चाहो बन जाएगा। अगर L/2 पे प्लग करेंगे तो फंडामेंटल मोड बनेगा, L/4 पे प्लग करेंगे तो हमेशा प्लकिंग पोजीशन एंटी नोड होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ओवरटोन बनेगा, 2 लूप बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर प्लकिंग पोजीशन हम L/6 पे ले लें तो 3 लूप बन जाएंगे, बहुत आसान है समझना। और तब इसको हम सेकेंड ओवरटोन कहेंगे। तो सेकेंड ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, अब हम इसे थर्ड नंबर पे F3 लिखेंगे, V/λ3 हो गया। λ3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और V की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा बेटा 2L, नीचे ऊपर आएगा 3, V की जगह पे आएगा T/μ। अब आप ध्यान से देखो तो ये इतना हिस्सा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये 3F1 आएगा। तो आप समझ गए, थर्ड ओवरटोन पर फ्रीक्वेंसी 3 गुना हो गई, तो इसीलिए इसको आप थर्ड हार्मोनिक कहोगे। तो ये एक सीक्वेंस में चलता जाएगा, आप जितने चाहो अलग अलग वाइब्रेशन के मोड स्ट्रेच स्ट्रिंग में बना सकते हो। अब हम आगे जो लिखने जा रहे हैं बेटा वो जनरल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो है ओवरटोन। अब आप चौथे पॉइंट पे आ गए। अगर हम कहें nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, nth ओवरटोन, तो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आपको एक सीक्वेंस को एक बार देख लेना चाहिए। जब बेटा फंडामेंटल टोन था तो यहाँ पर आपने लिखा था 1/2L√T/μ, और जब फर्स्ट ओवरटोन आया तो इसमें 2 टाइम हो गया, फर्स्ट ओवरटोन में 2 गुना हो गया, और इसी तरह सेकेंड ओवरटोन में 3 गुना हो गई वैल्यू। तो अगर nth ओवरटोन हम लेंगे तो एक वैल्यू उसमें क्या होगी, सेकेंड ओवरटोन में 3 गुना एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला nth ओवरटोन OTN हमने लिख दिया, ओवरटोन का नंबर है n, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आ जाएगा n+1, और ये वैल्यू बेटा V/2L रहेगी हमेशा। ध्यान दिए, अभी जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ये बिल्कुल ओपन आर्गन पाइप वाला ही फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पर V की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा n+1/2L √T/μ। ये जनरल फार्मूला है, मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के अलग अलग मोड पर ओवरटोन के हिसाब से वो वही होता है जो ओपन आर्गन पाइप का होता है। तो हमने nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आपको लिख के दिखाई। अगर इसमें n की वैल्यू बेटा 0 रखोगे तो 0 ओवरटोन मतलब फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2L√T/μ। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ओवरटोन में यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला F2 बराबर 1/L√T/μ। और अगर n की वैल्यू 2 रखोगे सेकेंड ओवरटोन तो यहाँ 2 एक 3 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा 3/2L√T/μ। तो आप इसको अलग अलग
वैल्यू रख करके सारी वैल्यू लिख सकते हो। तो जनरल फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में अगर ओवरटोन का नंबर देगा तो आपको तुरंत एक बार में ये लिखना है। तो ओपन आर्गन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग दोनों में यही सीक्वेंस होता है n+1 v/2l। हाँ, स्ट्रेच स्ट्रिंग में आप v की वैल्यू t/μ लिख सकते हो, सबको पता है ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी ये होती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये तो ओवरटोन के हिसाब से लिखा हमने। अब आइए अगला जो पॉइंट है वो है हार्मोनिक के हिसाब से। अगर हम आपसे कहें mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, mth हार्मोनिक, अब यहाँ सिंबल हमने m ले लिया, mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हार्मोनिक। स्ट्रेच स्ट्रिंग में mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जब हम लिखेंगे तो हार्मोनिक बेटा रेशियो नंबर ही होता है, और तब सीधे सीधे यहाँ लिखा जाएगा hm। hm का मतलब mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, और तब यह आएगा mv/2l। ये भी वही फॉर्मूला है जो ओपन आर्गन पाइप में था। v की वैल्यू रख दें तो यह आ जाएगा बेटा m/2l √t/μ। ये जनरल फार्मूला बन गया mth हार्मोनिक का। अब आप m की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर हम आपको बताएं m की वैल्यू यहाँ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5। आप देख सकते हो इसमें ऑड इवन दोनों नंबर है, तो ऑड नंबर भी लिया जा सकता है, इवन नंबर भी लिया जा सकता है, ऑड इवन बोथ है इसमें। तो आप यहाँ 1 रखोगे तो पहला मोड आ जाएगा 1/2l t/μ। अगर सेकेंड हार्मोनिक रखना है तो 2 रख दो, थर्ड हार्मोनिक। आप फिफ्थ हार्मोनिक रखना है तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। हार्मोनिक रेशियो नंबर होता है, जो सा हार्मोनिक चाहिए ये वैल्यू यहाँ रख दो तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। एक चीज़ और यहीं बता दें आपको, ये जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है उसमें v को छोड़ दें और m को या जो भी नंबर उसको नीचे कर दें, तो वेवलेंथ आप लिख सकते हो यहाँ पर। चलिए इससे पहले वाले में वेवलेंथ की वैल्यू लिख के दिखाएं। इसमें बेटा v को हटा दिए, बाकी अपॉन में जो है वो वेवलेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है, nth ओवरटोन की जो वेवलेंथ है उसको आप देख सकते हो। तो n+1 को पलट के नीचे लाएं तो बेटा 2l/n+1 हो जाएगा। ध्यान दो, हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया, ये nth ओवरटोन की वेवलेंथ है। वेवलेंथ जो काम करेगी nth ओवरटोन में, कैसे पहचानेंगे वेवलेंथ, v को आप हटा दिए, अपान में जो लिखा है वो सब लैम्डा होता है, तो n+1 को इसके नीचे कर लेंगे तो यही आ जाएगा 2l/n+1। चलिए nth हार्मोनिक की अगर वेवलेंथ लिखनी है हमें तो कैसे लिखेंगे, इसमें वही काम करो, v को छोड़ के बाकी जो लिखा है इसको अपान में लिख लो, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। तो mth हार्मोनिक की वेवलेंथ कैसे लिखेंगे, तो अब आप यहाँ पर m को नीचे कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2l/m। मतलब जब भी आप वायर में वेवलेंथ लिखोगे तो 2l ज़रूर ऊपर आएगा, ओवरटोन में n+1 आएगा और हार्मोनिक में m आएगा। अगर आपसे हम कहें कि स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन हो रहा है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। 2 स्ट्रिंग्स है, 2 स्ट्रिंग्स हैव सेम टेंशन फोर्स एंड सेम लीनियर डेंसिटी। इससे क्या होगा बेटा, वेलोसिटी सेम रहेगी ट्रांसवर्स वेव की। तो 2 स्ट्रिंग हैव सेम टेंशन फोर्स एंड सेम लीनियर डेंसिटी। कैलकुलेट wavelength of transverse wave wavelength of transverse wave in 5th overtone and 5th harmonic। 5th ओवरटोन एंड 5th हार्मोनिक की वेवलेंथ बतानी। तो अब देखो कितना आसान सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान लगाना है इस बात पे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है लैम्डा, अगर 5वें ओवरटोन की वैल्यू आ रही है OT5 कर दिया हमने, तो इसमें बेटा 2l ऊपर आता है और यहाँ पर n+1 यानी 5+1, तो ये आ गया आपका 6, तो हो गया आंसर l/3। और अगर हार्मोनिक लिखना है तो h 5वां लिखना है, तो इसमें 2l ऊपर आएगा और नीचे सीधे m आ जाएगा यानी 5, तो इसमें वैल्यू आ गई बेटा 2l/5। तो 5वें हार्मोनिक में जो वेवलेंथ होगी 2l/5 होगी और 5वें ओवरटोन में l/3 होगी।
तो ये इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और अब फ्रीक्वेंसी भी इसी हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको लिख के दिखा दें। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखना है तो FOT 5, इसमें बेटा क्या आएगा n+1 यानी 5 + 1 अपॉन 2L √T/μ। अब टी और म्यू के टर्म में फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसी तरह हार्मोनिक में H5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2L √T/μ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हार्मोनिक एंड ओवरटोन तो आपको याद ही रखना चाहिए। एक चीज़ थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दें। अगर आपके पास आर्गन, तीन चीज़ों का वाइब्रेशन होता है, क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और बेटा ओपन आर्गन पाइप, और तीसरे नंबर पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग। तीनों के फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। बेटा ओवरटोन का जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा FOTN, क्लोज आर्गन पाइप में वैल्यू क्या होती है हम आपको दिखाएं। उसमें बेटा रेशियो नंबर 135 चलता है। तो 135 में अगर हमें फर्स्ट ओवरटोन निकालना है तो 1 फंडामेंटल टोन, 3 जो है फर्स्ट ओवरटोन आएगा। 3 कैसे आएगा? तो 2N, N की वैल्यू 1 रखेंगे, +1 आ जाएगा। तो यहाँ बेटा 2N +1 लेते हैं और यहाँ आता है V/4L। ये nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। 2N + 1, N की वैल्यू फर्स्ट रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 3/4 आ जाएगा। N की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका थर्ड हो गया। आर्गन पाइप में ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी OT, N की वैल्यू क्या होगी? बेटा इसमें N+1 आता है और यहाँ आता है V/2L। और अब स्ट्रिंग में जब आप लिखोगे इसी फॉर्मूले को तो FOTN की वैल्यू क्या आएगी? स्ट्रिंग में सेम यही फॉर्मूला रहेगा, N+1 ये ऊपर आ जाएगा और V/2L। आप चाहो तो इसमें N+1/2L अलग लिख लो, √T/μ भी कर सकते हो। तो आप समझ गए। ये हमने कंपैरेटिवली लिख के दिखा दिया क्योंकि यही ओवरटोन याद रखना है। अब आइए हार्मोनिक की बात करें बेटा। हार्मोनिक यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी HM निकालते हैं, फिर mth हार्मोनिक की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा MV/4L। लेकिन इसमें m की वैल्यू याद रखनी है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। ये mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्लोज आर्गन पाइप में। चलिए ओपन आर्गन पाइप में mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखें HM, तो बेटा इसमें वैल्यू क्या आएगी? ओपन आर्गन पाइप में तो इसमें भी आएगी m, बट V/2L लेना होगा। और इसमें m की वैल्यू 1 2 3 4 5 सब होती है, ऑड इवन बोथ सारी वैल्यू होती है। अब आइए स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगेन MV/2L होगी और इसको आप M/2L √ क्या लिखोगे? T/μ लिख सकते हो। ये फॉर्मूला mth हार्मोनिक का भी हमने लिख दिया। और तब इसमें m की वैल्यू आप क्या लोगे? 1, 2, 3, 4 ऑड इवन बोथ। इसमें भी ऑड इवन बोथ, बट इसमें ओनली ऑड नंबर। फॉर्मूले का ये तरीका आपको याद होना चाहिए और तभी आप आर्गन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग सबके हार्मोनिक ओवरटोन को जल्दी से लिख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो आप याद ही कर लो। और यहाँ देखिए स्ट्रिंग में V लिख सकते हैं, V की जगह T/μ भी लिख सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे जनरल फॉर्मूला स्ट्रिंग के लिए, बीच में हमने ये आपको बता दिया। अभी हमने ओवरटोन की वैल्यू और हार्मोनिक की वैल्यू आपको लिख के दिखाई। हार्मोनिक एक्चुअली रेशियो नंबर होता है, बहुत आसान होता है हार्मोनिक वाली वैल्यू। क्लोज आर्गन पाइप में MV/4L, ओपन आर्गन पाइप में MV/2L और स्ट्रेच स्ट्रिंग में M/2L √T/μ। बट इसमें m की वैल्यू 1357 ही चलेगी और इन दोनों में m की वैल्यू कुछ भी चलेगी, 1 2 3 4 5 सब। तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला लिखने की स्ट्रेटजी। अब आइए स्ट्रिंग की बात वापस आते हैं। स्ट्रिंग में बेटा एक तरीका और होता है फ्रीक्वेंसी लिखने का, मोड डिफाइन करने का। इसमें बेटा लूप फॉर्मेशन होता है, लूप्स बनते हैं। लूप्स की संख्या को p कहते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है और उसका डायग्राम दिखा दिया जाए
और उसमें स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप इसमें लूप की संख्या काउंट कर सकते हो। यहाँ देखो हम लूप बना दिए हैं ऐसे, ये कई सारे लूप बन गए यहाँ पर। तो जब नोड एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा तो इसमें लूप दिखाई देगा। तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है और लूप की संख्या जो है P की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो ये एक लूप है, 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा 8 लूप बन रहे हैं। हमने बहुत सारे लूप बना दिए, कभी कभी ज़्यादा कम, मिनिमम एक लूप बनेगा और संख्या तो बहुत सारी हो सकती है। तो अगर लूप की संख्या है बेटा, एक लूप यहाँ से यहाँ तक λ/2 का होता है, तो पूरी स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो गई, तो आप कहोगे 8 λ/2, और तब लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर कर दो, 2l/8 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जब आप इसकी लिखोगे तो f बराबर v/λ लिखोगे, लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 2l/8। तो आप समझ गए, ये 8 और v/2l अलग से लिख दिया हमने, यही लूप की संख्या है। और तब इसको आपको अगर जनरल फॉर्मूले में लिखना है, तो अब इसको हम जनरल फॉर्मूले में ऐसे लिखने जा रहे हैं, लूप की संख्या p दी हो, तो यहाँ देखो 8 लूप दिए थे तो 8 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा बेटा p, ये वैल्यू आ जाएगी p, और यहाँ देखो 2l आ जाएगा, और v की जगह पे क्या लिख देंगे, √t/μ। तो लूप की संख्या पे आधारित होकर के आप स्ट्रेच स्ट्रिंग का फॉर्मूला लिख सकते हो। कितने लूप है, जितने लूप हैं यहाँ रख दो, 2l √t/μ। ये तो कहानी हो गई बेटा स्ट्रेच स्ट्रिंग के फार्मूले लिखने के तरीके पर। अब आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है बेटा, एक स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है वो ऐसे हो रहा है और इसका ऐसे दिखाया गया, दूसरी स्ट्रिंग इसी के बगल में है, उतनी ही बड़ी लंबाई की, और इसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको ऐसे दिखाया गया। अब दोनों स्ट्रिंग में t की वैल्यू सेम है, यहाँ पे हमने वेट लटका दिया, यहाँ पर पुली लगा करके वेट लटका दिया, वेट में m लटक रहा है m, स्ट्रिंग की मोटाई दोनों में म्यू की वैल्यू सेम है। और अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है। पहले वाले वायर में जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, दूसरे वाले वायर में फ्रीक्वेंसी f2 है। फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, तो सबको बता, इसमें लूप दिखाई दे रहा है ना, लूप की संख्या 3 है, इसमें 5 है, तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला p/2l होता है, √t/μ होता है। बेटा दोनों में t की वैल्यू सेम है, इसमें भी जो टेंशन फोर्स है वही टेंशन फोर्स इसमें है, लंबाई स्ट्रिंग की l और l दोनों में बराबर है, लीनियर डेंसिटी बराबर, ये सब फैक्टर बराबर, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ गया। मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो f1/f2 p1/p2 हो गया। और यहाँ p की संख्या काउंट करें तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब ये 3 है और ये 4 है, फ्रीक्वेंसी रेशियो 3/4 हो गया। तो ये तो बहुत आसान काम है, लूप की संख्या पे आधारित होकर फॉर्मूला लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, कैलकुलेशन करके कोई आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया स्ट्रेच स्ट्रिंग की कहानी। अब आइए एक छोटा सा पॉइंट और बता दें, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया नियम है जिसे कहते हैं लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या है, इसे आप समझ लें। स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो नियम है जिसे कहा जाता है लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो क्या है, तो यहाँ देख लो, बहुत आसान ना है, लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का नियम क्या है बेटा। जो जनरल फॉर्मूला स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का वो हम लिख के दिखा रहे हैं, F बराबर यहाँ पर p/2l √t/μ होता है, और म्यू में आप ले सकते हो डेंसिटी भी πr²। एक स्टेप और बढ़ा दें इसमें, लीनियर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा √T/πr² ले सकते हो। अब अगर हम कहें फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड, तो आप सारी वैल्यू आप यहाँ पे गिना सकते हो। पहले तो फ्रीक्वेंसी लूप पर डिपेंड, यानी फ्रीक्वेंसी f जो है वो नंबर ऑफ लूप के प्रोपोर्शनल होगी, बाकी चीज़ें सब कांस्टेंट कर दो, मतलब टेंशन, लेंथ, r²d ये सब कांस्टेंट हो, तो t, l, म्यू ये सब कांस्टेंट हो।
तो टी जो है एफ जो है वो एफ के प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा संख्या में लूप बनेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब आइए दूसरा नियम नंबर 2। नंबर 2 में अगर हम कहें फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये तब होगा जब बेटा लूप की संख्या और यहाँ पे टी की वैल्यू और म्यू की वैल्यू कांस्टेंट होगी। म्यू कांस्टेंट होने का मतलब उसकी थिकनेस और डेंसिटी कांस्टेंट हो, आर कामा डी कांस्टेंट हो। तब ऐसे हालत में अगर लंबाई को घटाए बढ़ाएंगे, मतलब वायर को आप खींचोगे तो रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी सेम हो, तो वायर की लंबाई कैसे बढ़ेगी? उसमें थोड़ा और वायर जोड़ दो, तो लेंथ बढ़ा सकते हो, या बड़ा वायर ले लो उतनी रेडियस और डेंसिटी वाला, तब फ्रीक्वेंसी एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब आइए काम की बात करें, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ लेंथ। इसे लॉ ऑफ लेंथ कहा जाता है, ऐसा किताबों में दिया है। इसे कहते हैं बेटा लॉ ऑफ लेंथ, लंबाई का नियम है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अब आइए सेकेंड पॉइंट नंबर 3। अगर यहाँ पर एक फार्मूला हम और लिखना चाहेंगे, अगर यहाँ पे बेटा एल को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें और मास को यहाँ म्यू की जगह पर m/L कर दें, तो ये फार्मूला हो जाएगा P/2 और ये √T। ध्यान दो ना, ये L अंदर जाएगा तो L² होगा, इसमें m/L करेंगे, यहाँ मास रखेंगे, वायर का मास है बेटा ये स्मॉल m, और L ऊपर आ जाएगा, म्यू बराबर m/L होता है, और ये वाला L² होकर अंदर जाएगा, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा T/m×L। अभी आप देख सकते हो कि अगर वायर का मास कांस्टेंट है, वायर की लंबाई को तार और बड़ा लेने से नहीं, मास उतना ही रखना है। लेंथ अगर आप बदल रहे हैं तो खींच के बदल सकते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L भी हो सकता है। ये तब होगा बेटा जब लूप वही होंगे, टेंशन फोर्स वही होगा, मास ऑफ वायर कांस्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें फिक्स रहें, खास तौर से मास ऑफ वायर कैसे कांस्टेंट होगा? क्या उसमें बड़ा वायर ले लोगे? अगर आप बड़ा वायर ले लें बेटा तो फिर मास बढ़ जाएगा, वो नहीं ले सकते। एक ही वायर को खींच के बढ़ा सकते हैं तो मास वही रहेगा उसका। तो मास की वैल्यू जब कांस्टेंट रहेगी तब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L होगा। ये दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मूले में। अगर चौथा पॉइंट, अगर ध्यान दीजिए टेंशन के फॉर्मूले को, यहाँ पर टेंशन वाला फॉर्मूला ऊपर चला गया, फिर से देख लो। अगर आप लीनियर डेंसिटी, लेंथ और P कांस्टेंट रखें तो ये √T के प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ अब हम लिखने जा रहे हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ये तब होगा जब P की वैल्यू, लेंथ और लीनियर डेंसिटी ये सब कांस्टेंट हो। मतलब कहने का वायर की मोटाई और उसकी डेंसिटी सब फिक्स हो, टेंशन फोर्स घटा बढ़ा रहे हैं, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ टेंशन। चलिए 5वें नंबर पे आ जाते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ, या इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे 1/r√d। मतलब यहाँ म्यू की वैल्यू πr²d लिख सकते हैं, r² बाहर आ जाएगा। ये तब होगा प्रोपोर्शनैलिटी में जब P की वैल्यू, T की वैल्यू और L की वैल्यू कांस्टेंट हो। मतलब कुल मिला के इसी फॉर्मूले को हम बार बार लिख रहे हैं। कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी जब लिखते हैं तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट ही करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये कहलाता है लॉ ऑफ मास। तो आप इसमें डेंसिटी भी कांस्टेंट करा दो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे देखो 1/r आ जाएगा, इसमें देखो P कांस्टेंट लेना है, T कांस्टेंट लेना है, L कांस्टेंट और डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये सब कांस्टेंट लेना है। तो अलग अलग तरीके से आप कई सारी क्वांटिटीज़ है कांस्टेंट रख करके आप किसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं। बेटा ये कहलाता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें फ्रीक्वेंसी को सबके साथ जोड़ के लिखा गया। चलिए एक चीज़ और बताएं कि अगर हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको बताते हैं, कोई भी वायर वाइब्रेट कर रहा है, उसके लूप बन रहे हैं P और ये लेंथ L है T/μ। अब ध्यान देना यहाँ पर बेटा, अगर P की संख्या घट बढ़ रही और टेंशन फोर्स में हम चाहे तो जो उसमें वेट लटकाया जाता है उसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर वेट की वैल्यू mg है। कैसे बेटा? ये कोई वायर है और ये वाइब्रेट कर रहा है, रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर,
और ये एक पुली लगाकर हमने इसमें एक वेट लटका दिया और इसमें जो मास लटक रहा है वो m, लोडेड मास mg। तो ये जो फोर्स लग रहा है mg और यही टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा t। टेंशन फोर्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब वायर वाइब्रेट करेगा, बहुत सारे लूप बन सकते हैं यहाँ पे। चलो मान लेते हैं कई सारे लूप बने, लूप की संख्या इसमें p है। तो अब वायर की लंबाई नहीं बदल रही, केवल हम लोडेड मास और ये बदले, तो p बदलेगा और m बदलेगा। तो अब m और p की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब p और m का मल्टीप्लाई अंडर रूट m बराबर कांस्टेंट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, f की वैल्यू कांस्टेंट, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट, और जो मोटाई है वायर की म्यू यानी लीनियर डेंसिटी, ये सब कांस्टेंट है, सेम है, तब क्या होगा, p अंडर रूट m के का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो p स्क्वायर m बराबर कांस्टेंट हो जाएगा ये, और तब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p स्क्वायर होगा। इसका मतलब मास का जो रेशियो होगा वो आप एक लूप, दो लूप, तीन लूप में लिख सकते हो। मतलब m1 रेशियो m2 रेशियो m3 एंड सो ऑन। ये आएगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, क्योंकि लूप तो बेटा पूरे पूरे बनेंगे, 3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, मतलब 1/1, 1/4, 1/9 एंड 1/16 एंड सो ऑन। तो मास का जो लोडेड मास होगा उसका रेशियो 1/4, 1/9, 1/16 उसी हिसाब से होगा जब फ्रीक्वेंसी, लेंथ और म्यू कांस्टेंट। ये बेटा एक एक्सपेरिमेंट था जिसे मेल्डीज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन आपको लगाना है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग वाले टॉपिक में जहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग के सारे फार्मूले सब हमने आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 50 को यहाँ से करेंगे। यहाँ देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या है, तो ध्यान दो, लिखा वायर ऑफ सोनोमीटर वाइब्रेट्स। ये सोनोमीटर क्या होता है बेटा, एक लकड़ी का बॉक्स होता है और इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, ऊपर एक रिजिड सपोर्ट होता है, इसमें एक वायर को यहाँ पे टाइट करके और आगे एक पुली लगा करके ऐसे रोका जाता है और यहाँ पे एक वेट लटका देते हैं। ये वेट जो होता है m होता है, और जितना वेट ज़्यादा लटकाएंगे टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। अब बेटा इसमें वाइब्रेशन कराएं तो ऐसे ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन होगा, कई सारे लूप बनेंगे। यहाँ पर लूप में वायर वाइब्रेट करेगा, हो सकता है सिंगल लूप बन रहे हो। अभी इन्होंने कहा सोनोमीटर वायर वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क बगल में रखा हुआ है, वो वाइब्रेट कर रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी TF ये वायर के फ्रीक्वेंसी या स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो ट्यूनिंग फॉर्क इधर वाइब्रेट कर रहा है, वायर इधर वाइब्रेट, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बहुत तेज साउंड सुनाई देगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, लाउड साउंड यहाँ पे बनेगी, लाउड साउंड। क्यों बेटा लाउड साउंड बनेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होने पर रिजोनेंस होने लगेगा, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस की घटना तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी सब सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि दोनों एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं और रिजोनेंस हो रहा है, तेज आवाज़ सुनाई दे रही सेम फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर सेम रहेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर को जब आप लिखोगे तो यहाँ पर F बराबर आ जाएगा P/2L अंडर रूट T/μ। अब यहाँ T की जगह पे बेटा हम लोग को mg ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने मास यहाँ लोड किया है, तो ये हो जाएगा बेटा mg और यहाँ आ जाएगा म्यू। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया पहले 5 लूप बन रहे थे, तो जो वेट लोड किया 9 kg, उसके बाद बनने लगे 3 लूप, तो कितना वेट लोड करेंगे। तो आप समझ सकते हो मास और p की वैल्यू में चेंज हो रहा है। इसका मतलब P/m यहाँ कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है बिल्कुल। P और m में बदलाव हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदल रही, वो ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर होगी, लेंथ नहीं बदल रही, म्यू नहीं बदल रहा है, केवल लोडेड मास बदल रहे हैं, लूप बदल रहे हैं, ये दोनों वेरी करेंगे। तो अब यहाँ पे आ गया बेटा फिर वही कंडीशन, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आप रेशियो बना सकते हो, m2/m1 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ P1/P2 का होल स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला रख करके वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब m1 दिया है इसमें बेटा, m1 कितना दिया है,
m1 दिया है पहले 9 kg, बाद वाला है m kg निकालना है, तो m2 को m लिखेंगे और m1 में 9 लिख लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ P1 में पहले लूप बन रहे थे 5 और बाद में कितने लूप बनने लगे, यहाँ 3 लूप बने, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25/9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और तब m की वैल्यू कितनी आ गई, m बराबर 25 kg आ गया। कुल मिला के आप देख सकते हो कि जब लूप की संख्या 5 से घट के 3 हुई तो मास जो है वो बढ़ जाएगा, लूप घटेंगे तो मास बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है। तो पहले जो मास था 9 kg पे बैलेंस था, अब आगे वाला मास 25 kg होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 25 kg। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने समझा दी। सोनोमीटर क्या होता है, एक वायर होता है जिसमें नीचे बॉक्स लगा होता है, उसको वाइब्रेट कराया जा सकता है एडजस्ट करके। एडजस्टमेंट इसमें आप बदल सकते हो, टेंशन फोर्स बदल सकते हो, वायर की मोटाई वायर बदल जाएगा और वाइब्रेट करके हम इसमें लूप फॉर्मेशन करते हैं, लूप आंख से दिखाई देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, इसे कहते हैं सोनोमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहा गया टेंशन एंड डायमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n are doubled and density is halved, then its fundamental frequency will be। ध्यान दिए, इसमें टेंशन फोर्स को बदला गया है। क्या कहा गया कि यहाँ पर टेंशन फोर्स और डायमीटर दो चीज़ें बदली गई और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है। क्या किया गया, डबल एंड डेंसिटी हाफ की गई, तीन चीज़ें बदली गई। तो बेटा टेंशन फोर्स और जो डायमीटर वायर का होता है d, ये कितना किया गया, 2 टाइम किया गया, 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो रही और जो डेंसिटी स्मॉल डी होती वो हाफ टाइम हो रही। ये तीन चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना है हमें। आगे जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें ये क्वांटिटी आएगी, तभी फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकते हैं। तो अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर एक चीज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो बेटा इसमें 1/2L आएगा, √T आएगा और म्यू की जगह पर πr²। अब देखो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं दिया है, इसकी जगह डायमीटर दिया, तो d²/4 ले लेंगे इंटू d। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, हमने फॉर्मूले को इस हिसाब से लिखा है, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्वांटिटी आ गई। लीनियर डेंसिटी म्यू की जगह πr²d लिख सकते थे, बट r रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, सीधे डायमीटर दिया, तो डायमीटर ²/4 बन जाएगा r² में। डेंसिटी ऑफ मटेरियल d टेंशन। अब देखो क्या क्या बदल रहा है, तीन चीज़ें बदल रही बेटा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बदल रही, टेंशन बदल रहा है, d की वैल्यू और स्मॉल d की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बारे में पता करना है। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख लें f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखो t ऊपर रहेगा, d² बाहर आ जाएगा। तो बेटा ये 1/d बाहर लिख लिया हमने, √T/d। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख करके आप कर सकते हो, बहुत आसान होता है ये कैलकुलेशन, क्योंकि जो वेरिएशन हो रहा है उसमें टाइम्स बताया गया, 2 टाइम हाफ टाइम। तो क्यों ना हम यहीं पर वैल्यू रख करके इसे करें। डायमीटर जो है बेटा कितने गुना हो रहा है, डायमीटर 2 टाइम, तो यहाँ d की जगह 2 कर दें। टेंशन कितने गुना हो रहा है, टेंशन भी 2 टाइम, तो t की जगह 2 कर दें। बट यहाँ डेंसिटी हाफ टाइम हो रहा है, तो डेंसिटी की जगह 1/2 करें। तो अब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/2 तो रहेगा, ये 2 उलट के ऊपर आ जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो √4 फिर 2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 मतलब आंसर आ गया 1। तो अब इसका मतलब 1 टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 1 गुना हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम्स। जैसे डायमीटर को हमने दुगना किया, टेंशन को दुगना किया और डेंसिटी हाफ गुना हो गई, वैसे ही फ्रीक्वेंसी 1 टाइम आएगी। इसका मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी और बाद की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और वो वैल्यू f2 बराबर n हो जाएगी। तो इसका आंसर बेटा इसमें आ रहा है सिंपली n, थर्ड इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदली क्योंकि ये सारी वैल्यू एडजस्ट होके 1 आ गई, तो कोई रेशियो बना ही नहीं, 1 आ गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 1 गुना होगी। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले को लिखना है, देखना क्या बदल रहा है, उसमें गुना दिया हुआ है, टाइम्स में दिया है, तो सीधे वही नंबर रख दो और सॉल्व कर दो। देखो कितना आंसर आया। अगर ये आंसर 2 आ जाता तो कहते फ्रीक्वेंसी 2 टाइम हो रही, अगर ये आंसर हाफ आ जाता तो कहते फ्रीक्वेंसी हाफ टाइम हो रही है। तो आप हाफ करके लिख सकते थे, दुगने में 2 गुना करके लिख सकते थे, बट इसमें तो एक ही आंसर आया, तो फ्रीक्वेंसी 1 गुना हो रही। चलिए क्वेश्चन हो चुका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं।
बेटा 1 मिनट ज़रा यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका, लिखा है ईच ऑफ टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 51.6 सेंटीमीटर 49.1 सेंटीमीटर आर टेंशन सेपरेटली बाय 20 न्यूटन फोर्स, मास पर यूनिट लेंथ बोथ स्ट्रिंग का सेम है, दिया है 1 ग्राम पर मीटर, विद बोथ द स्ट्रिंग वाइब्रेट साइमल्टेनियसली द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस। बेटा दो अलग अलग स्ट्रिंग, उनकी लंबाई में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, और तब हमें बताना है कितना बीट प्रोड्यूस होगा। दोनों वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं यहाँ तो नहीं लिखा है, तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान के वाइब्रेट कराएंगे। चलिए हम बना के दिखा दें। एक वेव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगी, ये वाइब्रेशन होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरी जो लंबाई है थोड़ा सा उससे कम है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी और ये f2 होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी जिसकी लंबाई कम, पहली वाली लंबाई बेटा 51.6 है, दूसरी 49.1 है, तो लेंथ कम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, टेंशन फोर्स दोनों का सेम है, तो अब दोनों जब वाइब्रेट करेंगे तो जो साउंड क्रिएट होगी f1 और f2 फ्रीक्वेंसी की होगी, और उन अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब क्रिएट होगी तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर सुपरपोजिशन में हमने पढ़ा बीट्स बनेंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ निकालना आसान है। बीट फ्रीक्वेंसी FB बराबर, कौन इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी F2 होगी, क्योंकि लेंथ जिसकी छोटी होगी फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होगी। F2 ग्रेटर देन F1 है, तो यहाँ बेटा लिखेंगे F2 माइनस F1। अब F2 और F1 की वैल्यू रख सकते हैं फंडामेंटल, तो ध्यान देना T और म्यू की वैल्यू दोनों में सेम है, तो F2 की जगह पे यहाँ आ जाएगा 1/L2 माइनस 1/L1। ध्यान देना यहाँ बेटा 2 होता है, तो 1/2 हम कॉमन ले लें, अंडर रूट T बाई म्यू यहाँ पर दोनों में सेम है। देखो हमने क्या किया फॉर्मूले में, F2 लिखने में 1/2L T बाई म्यू लिखते, फिर F1 लेने में 1/2L1 T बाई म्यू, और 1/2 T बाई म्यू वाला हिस्सा कॉमन ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, बाकी जो आंसर आ जाए इसमें हमें याद नहीं आंसर क्या है, बट 1/L2 और L1। चलो L2 L1 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पर देखो फोर्स न्यूटन में दिया है, लंबाई सेंटीमीटर में दी है, तो बेटा सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर लेना चाहिए एक जैसी यूनिट, और ये 1 ग्राम पर मीटर है तो इसको किलोग्राम में लेना होगा, तब वैल्यू यहाँ रखनी होगी। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है बट इसको किया जा सकता है सवाल को। देखिए 1/L2 में L2 मतलब ये वाली लंबाई, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1/, अब इसको मीटर में करेंगे 100 से, तो 0.491 हो गया, माइनस 1/L1 में 0.516 हो गया, ब्रैकेट लगा दिए बेटा, ये सब मीटर में आ गई वैल्यू। उसके बाद 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, या लिखा रहने दिए 1/2, अंडर रूट टेंशन है बेटा 20 न्यूटन का, और लीनियर डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मीटर में है, तो 1 ग्राम पर मीटर का मतलब 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पर, और किलोग्राम पर मीटर हो जाएगी। तो 10⁻³ जो है बेटा ये ऊपर ले लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगी, और इसमें देखिए एक जीरो है 10⁻² बनेगा, या इसमें ही यहाँ पे 10⁻² लिख लें। अच्छा इधर क्या करना है, इधर इन दोनों का एलसीएम ऐसे ही लिख लो, एलसीएम में 0.491 इंटू 0.516, और जब आप यहाँ पे इसको घटाओगे तो ये आगे ये पीछे आ जाएगा, दोनों घटा लें, तो यहाँ घटाने का हम सीक्वेंस यहाँ लिख लेते हैं। 0.516 में से 0.491 घटाना है, तो 6 में से 1 गए 5 आ गया, 11 हो गया बेटा यहाँ पर, 11 में से ये है आपका 9 वाली वैल्यू, 11 में से 9 गए 2 हो गया, तो 0 आ गया, पॉइंट इतना, तो यहाँ आ गया बेटा 0.025, ये वैल्यू आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसका एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, अंडर रूट 2 है, और ये नीचे कितना है बेटा 2 है, तो अंडर रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा, तो यहाँ 1/√2 में 0.707 लिख लेंगे, और यहाँ पर नीचे 100 जो है एक साथ आ जाएगा यहाँ पर, तो इंटू 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा। देखो यहाँ 100 बचा, उसका अंडर रूट 10। अब बेटा इसे सॉल्व करना है, और अब इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि एग्जैक्ट आंसर आए, क्योंकि यहाँ पर बीट्स में थोड़ा ही तो अंतर होता है,
तो अब ये काम बेटा थोड़ा ध्यान से करने वाला है। यहाँ पे देखिए 0.491 और ये 0.5, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा घटा लो, तो मल्टीप्लाई लगभग वही रहेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये 0.5 बन जाएगा, इसको उतना ही घटा दें। तो यहाँ देखो हमने इसको बढ़ाया है करीब 4.9, 0.08 और इसमें 16 घटा दो, तो 0.5 ये भी, 0.5 ये भी। चलो आगे हम लिख के बता दें, 0.25 है ये, और 0.5 इसको भी कर दिया, 0.5 इसको भी कर दिया, और 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 हो गया। 0.5 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया बेटा? 0.25 बन गया। तो ये वैल्यू आ गई 0.25। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू और दिख रही है 0.05। तो इसके आंसर में 1/7 आ रहा है, तो ये बड़ा छोटा आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन की दिक्कत है बेटा, इसको आगे कैलकुलेट करके देख लेना। इसमें आंसर शायद 6 के आसपास आता है, हमें याद आ रहा है 6 के आसपास इसका बीट्स फॉर्मेशन होगा। तो ये वैल्यू जब इस तरह से दी जाएगी तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आएगी। या फिर एक तरीका और है कि इसको, इस वैल्यू को ले करके आप पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें, और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा ही अंतर आएगा तब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही डाटा दिए जाते हैं जो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, और नीचे वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ये आ गया सामने आपके। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बड़ा सा वायर है जिसको 3 टुकड़ों में तोड़ा गया, L1, L2, L3 में, और उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1, N2, N3 है। ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो N है। तो हमारे पास जो वायर है बेटा, उसकी लंबाई हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये लंबाई मान लेते हैं इतना बड़ा वायर, और इसको एक बार वाइब्रेट कराया गया तो इसकी लेंथ L है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N है। अब इसके 3 टुकड़े कर दिए गए, तीनों में टेंशन सेम है, मतलब 3 पार्ट कर दिए। अब ये वायर 3 टुकड़ों में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये L1 पार्ट है, ये L2 पार्ट है, ये L3 पार्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी N1, इसकी N2, इसकी N3। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है हम बताएं आपको? जो टेंशन फोर्स यहाँ काम कर रहा है वही टेंशन फोर्स इस पूरे में काम कर रहा है। मतलब क्या किया गया, यहाँ पे हमने ऐसे 2 फलक्रम जिसे कहते हैं, टेक ऐसे लगा दिए, और तब वाइब्रेशन यहाँ नहीं होगा, मतलब नोड बनेगा फंडामेंटल मोड के, ये 3 पार्ट बन जाएंगे, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो अब देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। इसमें बेटा टोटल लेंथ L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होती है। अब आप फॉर्मूले को थोड़ा देखिए। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है बराबर 1/2L √T/μ होता है। T/μ इसे V भी लिख सकते हैं, तो L को इधर, F को इधर कर दें, तो L बराबर हो जाएगा 1/2F, और ये वैल्यू √T/μ आ जाएगी। इसका मतलब L की जगह पर फ्रीक्वेंसी 1/, में रखिए, और ये हिस्सा सब में कॉमन रहेगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 1/2N √T/μ, इसमें आ जाएगा 1/2N1 और √T/μ, इसमें आ जाएगा 1/2N2 √T/μ, इसमें भी आ जाएगा। लास्ट वाले में 1/2N3 √T/μ, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हो 2 और T/μ वाला फैक्टर तीनों में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/n बराबर 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 बनेगा। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ गया। लास्ट में ये लिखा है 3rd, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3rd है। बहुत बढ़िया सवाल। ये अभी नीट में पहले आया था 2-3 साल पहले, और उसमें किसी वायर की पूरे की फ्रीक्वेंसी दी थी, उसके 3 पार्ट बना के वाइब्रेट किया गया। हाँ, टेंशन और लीनियर डेंसिटी सेम है वहाँ पर, तो नई फ्रीक्वेंसी N1, N2, N3 है, तो 1/n बराबर 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 होगा। चलिए उम्मीद है समझ गए। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आ रहा है 54 ये, जिसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर AB 110 सेंटीमीटर, वेयर शुड द 2 ब्रिज बी प्लेस। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बट इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई। एक बड़ा सा ये वायर है, पूरी लंबाई 110 सेंटीमीटर है, और इसमें 3 बीच में 2 ब्रिज ऐसे लगा दिए गए। ब्रिज लगाने से क्या होगा, ये वायर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, वाइब्रेट करेगा, और तब आप देख सकते हो इस ब्रिज की पोजीशन निकालनी। तो इनमें क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी 3 टुकड़ों की बनी उनका रेशियो 1 2 3 है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी F1, इसमें फ्रीक्वेंसी F2, इसकी फ्रीक्वेंसी F3। तो यहाँ पर बेटा F1 रेशियो F2 रेशियो F3 है।
तो ये दिया है 1:2:3। ध्यान देना है कि टेंशन और म्यू की वैल्यू सेम है, तो वायर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L√T/μ होता है। अगर हम L और F को कंपेयर करें तो पता चलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। इसका मतलब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/F होगा। तो अगर हम L1:L2:L3 निकालें तो इसका मतलब आ जाएगा ये रेशियो 1/F1, 1/F2, 1/F3 आ जाएगा। इससे रेशियो निकालने से ये फ़ायदा हुआ। तो देखिए L और F एक दूसरे के उल्टे रेशियो में, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये जो रेशियो नंबर है F1, F2, F3 यही इसमें रख दें तो 1/1, 1/2, 1/3 आ जाएगी वैल्यू बेटा इसमें। और अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इनका एलसीएम बेटा 6 है, इससे क्या होगा, होल नंबर बन जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा 6। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब 6, 3 और 2 का रेशियो लेंथ का बनेगा। तो लेंथ का जो रेशियो है वो हमने निकाल लिया, 6, 3, 2 बन रहा है। अब आइए, ये लंबाई बेटा 6 पार्ट में होगी, ये लंबाई L1 है, ये लंबाई L2 है और ये लंबाई L3 है। तो इसमें सबसे पहले हम L1 वाली लंबाई निकालना चाहेंगे। L1 लंबाई कैसे निकलेगी? अब ये काम रेशियो प्रोपोर्शन का है। एक लाइन में आपको बता दें, पूरा वायर 110 का है। अगर हम आपसे कहें L1 बताओ कितना होगा, तो टोटल लेंथ 110, सम ऑफ रेशियो में 6 + 3 + 2, ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला है। और इसमें जो पहला रेशियो है वो है 6 × 6 कर दें तो यहाँ देखो 11 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे 10 तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर की रीडिंग आएगी। तो पहला ब्रिज 60 सेंटीमीटर पे होगा। अब इसी तरह से L2 निकालें, तो जब L2 निकालेंगे यहाँ पर तो इसमें टोटल लेंथ 110 लेंगे, सम ऑफ रेशियो 6 + 3 + 2 आ जाएगा। यहाँ पर तीनों जोड़ लेंगे, 6, 3, 9, 2, 11। और जो सेकेंड वाले पार्ट का रेशियो नंबर है वो 3 है बेटा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 × 3 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। तो 60 के आगे जब आप जोड़ेंगे तो रीडिंग जो आएगी वो 90 आ जाएगी सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 0 रीडिंग है और यहाँ 110 रीडिंग है सेंटीमीटर में। 0 है ये, 60 पे एक फलक्रम लगेगा, दूसरा 30 और आगे बढ़ के 90 पे लगेगा। इसमें पोजीशन ऑफ फलक्रम पूछा गया था। तो इस टुकड़े की लंबाई 60 है, इसकी 30 है, तो पहला फलक्रम 60 पे लगेगा, दूसरा फलक्रम यहाँ 90 पे लगेगा। यही जोड़ के बताना है, तब आपका आंसर आएगा 60 एंड 90। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा है बट वाकई समझने वाला सवाल है। और फलक्रम की पोजीशन यानी जो टेक लगाई है आपने, इसकी पोजीशन निकालना है फर्स्ट इंट के रेफरेंस में। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और हो, ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन 2 फिक्स्ड इंट इज सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व टू हैव द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 और 315। देयर आर नो अदर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू। द लोएस्ट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। आपको सबसे पहला काम, अगर किसी वायर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी जाए, कहा जाए 420 और 3, तो सबसे पहला काम इसका रेशियो बना लेना चाहिए। तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेशियो होगा बेटा 420 ऊपर रखा हमने, 315 इसको काटते जाओ। 420 और 315 105 और यहाँ पर 105 से इसको काटें तो बेटा ये 3 बार जाएगा। 105 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3 और 105 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4। बेटा 4/3 वैल्यू आ गई। अगर ये आप जल्दी से कर ले तो तुरंत आंसर आ गया। इसका मतलब पहली फ्रीक्वेंसी चौथे मोड पर है, दूसरी फ्रीक्वेंसी तीसरे मोड पर है। तो सीधा रेशियो होल नंबर में जब मिलेगा आपको, और तब आप कह सकते हो कि पहली 420 वाली कितनी है फ्रीक्वेंसी, कितने पर, यह है 420 वाली चौथे मोड, और ये तीसरे मोड पे। इसे आप हार्मोनिक भी कह सकते हो या लूप भी कह सकते हो, बस काम खत्म। इसका मतलब अब आप F4 की वैल्यू क्या लिखोगे, 4F1 लिखोगे। F1 फंडामेंटल वैल्यू है, तो F1 बराबर आ गया F4/4। F4 की वैल्यू कितनी है, 420 दी है, तो 420/4 करोगे तो 105 वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो F3 वाले से निकाल सकते हो, तीसरा मोड। F3 बराबर होता है 3F1। F1 फंडामेंटल मोड है, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी F3/3।
मतलब 315/3 करेंगे तो ये आंसर आएगा 105 हर्ट्ज। मतलब फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो वो 105 होगी, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तो ये हो गया बेटा इसका क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालने से ये फ़ायदा होता है कि मोड हमें दिखाई देता है। मोड जब दिखाई देगा आपको तो आप तुरंत वैल्यू बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये आ गया, इसके बाद कहा गया 512। हाँ, अब ये बेटा बहुत बढ़िया वाले सवाल हैं, इसको ज़रा समझ लो। यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क, और आगे एक वायर है, वाइब्रेट कर रहा है। ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 512 है बेटा यहाँ पर, और वायर की फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता, लेकिन जब दोनों एक साथ वाइब्रेट करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगे तो बीट्स बनेंगे, 4 बीट पर सेकेंड बन रहा है। उसके बाद क्या किया गया कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट। कब? स्ट्रिंग ऑफ पियानो, जब उसमें टेंशन जो है वो व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज। अब इसमें टेंशन फोर्स जब आप बढ़ा दोगे बेटा, टेंशन फोर्स के बढ़ने पर ही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी बढ़ जाएगी। टेंशन फोर्स जब आपने बढ़ा दिया टी, तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तब सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसे वाइब्रेट कराएंगे 512, तो अब नंबर ऑफ बीट रिड्यूस होकर के 2 आ गया। तो यहाँ कितने बीट बन रहे हैं? 2 बीट पर सेकंड बन रहा है। ये अभी हमने जो लिखा है ये बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले वायर को वाइब्रेट कराया गया ट्यूनिंग फॉर्क 512 के साथ, तो 4 बीट पर सेकंड आए, टेंशन बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दोबारा वाइब्रेट कराए तो 2 बीट पर सेकंड आए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है ये। यहाँ देख लिए 2 पॉसिबल वैल्यू पहले लिख लेते हैं इसकी, क्योंकि 4 बीट आ रहा है और ये 512 है, तो या तो ये 516 वाली वायर होगा या फिर बेटा 508 वाली वैल्यू होगी। ये 2 पॉसिबल वैल्यू जब आप लिख लेते हो तब इसके बाद यहाँ पे बीट का चेंज निकाल लो। बीट में 4 से बदल के 2 हो गई, तो 2 का चेंज हुआ। बीट का चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज के ही बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई वायर की, तो इसमें ये 2 वैल्यू यही दोनों बढ़ा दो, तो कितना बढ़ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज करनी, 2 बढ़ा दो, तो ये बन जाएगा 518 या फिर 510। अब 512 के साथ लास्ट वाले बीट से आंसर चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला बीट है बेटा 2। अब आप 512 इधर लोगे, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसमें से 2 आपको चूज करना है, ये ले कि ये ले। 512 518 का अंतर 6 होगा, गलत हो गया। 512 510 का अंतर 2 होगा, इसलिए ये आंसर सही हो गया। तो 510 यहाँ सही है, तो यहाँ बेटा 508 वाला आंसर सही, ये रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। फिर से समझ लो, पहले 2 पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं, फिर बीट का चेंज निकालते हैं, फिर देखते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज किसकी कराई गई। वही चेंज जो बीट का चेंज होता है सेम वही फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है, वही अप्लाई कर देंगे, फिर आंसर चेक कर लेते हैं लास्ट वाले बीट से। तो इसमें आंसर आ गया, वायर की फ्रीक्वेंसी 510 और पहले वाली फ्रीक्वेंसी 508 है। तो पूछा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन, तो 508 इसका आंसर आएगा, और ये दिया है चौथा आंसर। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। बस जल्दी से देख लो एक और क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये आ गया, द आइडेंटिकल पियानो वायर केप्ट अंडर द सेम टेंशन टी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द वायर विच विल बी लीड टू अकरेंस ऑफ 6 बीट व्हेन बोथ वायर ऑसिलेट टुगेदर। यहाँ पर भी लगभग उसी तरह की बात की गई बेटा। पहले 2 वायर लिए गए थे, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे, और अब क्या हुआ, इनको वाइब्रेट कराया गया तो इसमें 0 बीट बनेंगे, कोई बीट नहीं बनेगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज ये भी है, 600 हर्ट्ज ये भी है। अब क्या किया गया, टेंशन की वैल्यू बढ़ा दी गई। टेंशन बेटा बढ़ गया, टी हैव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन। अब इसमें बेटा टेंशन टी था, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है, बट इसमें टेंशन बढ़ गया। कितना हो गया? टी प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने, तो इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन बीट्स कितने आ रहे हैं बेटा? बीट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा 6 बीट पर सेकेंड, तो यहाँ पे बेटा 6 बीट पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 6 बढ़ गई, तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? 606 हो जाएगी। अब पहले की फ्रीक्वेंसी दी है, नई फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब आपको बताएं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। हमें फ्रीक्वेंसी का चेंज दिया है और टेंशन का निकालना है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F² होगा। अगर हम इसमें स्मॉल चेंज कर रहे हैं
तो अगर हम आपसे कहें फ्रैक्शनल चेंज बताओ तो डेल्टा टी अपॉन टी नियर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एफ अपॉन एफ होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का फ्रैक्शनल चेंज का दुगना टेंशन का फ्रैक्शनल चेंज होगा, यही बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का चेंज कितना हुआ बेटा, 6 हुआ है, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 600 है, तो आंसर कितना आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया और 2 अपॉन 100 आ गया, तो 0.02 वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर बेटा 0.02। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट समझना है कि हमें कैसे टेंशन का फ्रैक्शनल या रिलेटिव चेंज निकालना है। असल में ये चेंज बहुत छोटा है, तो हमने इस नियम से निकाल दिया कि इसका जो फ्रैक्शनल चेंज होगा टी का, वो 2 गुणे फ्रीक्वेंसी के फ्रैक्शनल चेंज के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज सामने दिख रहा है, इनिशियल वैल्यू भी दिख रही, तो इस आधार पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है, बस ये लास्ट है। इसमें ये कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मोड में वाइब्रेट कर रहा है, 6 बीट ऑब्जर्व हो रहे हैं। ट्यूनिंग फॉर्क और एक वायर, तो ट्यूनिंग फॉर्क बना लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये है ट्यूनिंग फॉर्क और इसके बगल में एक वायर रखा हुआ है, दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो अभी बीट बन रहे हैं वो कितने दिखाए गए इन्होंने, बीट की संख्या है 6 बीट पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि अगर वायर में 4% टेंशन फोर्स इंक्रीज कर दिया, तो बेटा वायर में टेंशन फोर्स इंक्रीज करा देंगे। डेल्टा टी परसेंट दिया है 4%। तो अब यहाँ एक बात आपको बताएं, टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होता है, या एफ अंडर रूट टी के होता है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। मतलब डेल्टा एफ परसेंट अगर आप निकाल लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डेल्टा टी परसेंट, क्योंकि ये बेटा हाफ पावर है, तो हाफ इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2%। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का चेंज 2% हुआ। फ्रीक्वेंसी का चेंज यहाँ 2%, हमने इसको निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी 2%। तो यहाँ लिख रहे हैं डेल्टा एफ परसेंट बराबर 2% इंक्रीज होगा। डायरेक्ट आप कह सकते हो। अब सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसको वाइब्रेट करेंगे, तो अब दोबारा से बीट कितने बन रहे हैं बेटा, दोबारा से 3 बीट पर सेकंड बन रहा है, तो 3 बीट पर सेकंड हो गया। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमें ट्यूनिंग फॉर्क की नहीं पता, तो इसे एफ नॉट लिख लेते हैं। अब 2 पॉसिबल वैल्यू इसकी जब आप लिखोगे, तो यहाँ वैल्यू बेटा एफ नॉट प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 का अंतर है, या फिर एफ नॉट माइनस 6 हो जाएगी। इस वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हैं, एफ नॉट प्लस 6, एफ नॉट माइनस 6। बीट का चेंज कितना हुआ, 3 दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो। बीट का चेंज जब 3 दिखाई दे रहा है, तब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वायर की बदली गई, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको एफ नॉट लिखें। 2% फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए। कितनी आप बढ़ाएंगे, 3 वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैल्यू बेटा 3 का चेंज हो रहा है। बीट का चेंज ही फ्रीक्वेंसी चेंज के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा एफ नॉट प्लस 6, और इसमें 3 वैल्यू और बढ़ा दें, तो ये आ जाएगा एफ नॉट प्लस 9। इसमें बेटा बढ़ाएंगे वैल्यू, तो -6 प्लस 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ नॉट माइनस 3। अब आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हो, 3 बीट आपको लाना है। ये फाइनल वाले बीट 3 है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। ये एफ नॉट है, ये एफ नॉट माइनस 3, इसका अंतर ही तो 3 आएगा। तो बेटा ये सही हो गया आंसर, यहाँ से मैच हो गया ये, और ये वाला गलत हो गया। एफ नॉट और एफ नॉट प्लस 9 का जो डिफरेंस है वो 9 होगा, तो यहाँ बीट 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो वायर की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट माइनस 3 यहाँ है, और यहाँ पे हो जाएगी एफ नॉट माइनस 6। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें, यहाँ बेटा इसको हटा दें पहले। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये करना होगा कि पहले फ्रीक्वेंसी एफ नॉट माइनस 6 थी और चेंज वैल्यू इतनी है। तो अब आप देख सकते हो परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एफ परसेंट बराबर होता है चेंज वैल्यू डेल्टा एफ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंट चेंज हमें बेटा पता है 2%, तो यहाँ रख देंगे 2। चेंज वैल्यू भी हमें पता है 3, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। इनिशियल फ्रीक्वेंसी वायर की ये आ गई, तो यहाँ आ जाएगा एफ नॉट माइनस 6 इंटू 100। इसको सॉल्व करें, एफ नॉट माइनस 6 इधर उठा लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ देखो 300 अपॉन 2, 300 अपॉन 2 150 आ गई। इसका मतलब एफ नॉट माइनस 6 की ये पूरी वैल्यू, जिसे हम वायर की फ्रीक्वेंसी करें 150 हर्ट्स हो गई,
एक आंसर वायर वाला आ गया। और इसमें कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, अगर हम एफ नॉट यहीं रखें, 6 इधर भेज दें तो एफ नॉट की वैल्यू आ गई, 6 इधर आके जुड़ जाएगा 156 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी 156 ट्यूनिंग फॉर्क की हो जाएगी। वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नॉट 6, वो 150 हो जाएगी। और यहाँ आने पर कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, 3, तो इसमें बेटा 3 और बढ़ा दो तो 153 आ जाएगी। मतलब एफ नॉट -3 का जो पार्ट है, ये वाली फ्रीक्वेंसी वायर की बाद वाली, ये 153 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें वैल्यू एफ नॉट -6 150 है, तो एफ नॉट की वैल्यू 156 है यहाँ पर। और इसमें 3 वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो एफ नॉट में से 3 घटा देंगे तो आंसर 153 आएगा। तो यहाँ 153 150, तो पहले 156 है, 156 150 153, ये आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि पहले ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लिखना है, फिर वायर की लिखना है, फिर वायर की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो 3 आंसर हो गए इसमें। तो बेटा यहाँ तक हमने क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाले करा दिए, सब वायर का सारे अच्छे अच्छे सवाल हो गए। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, शायद इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट था। दैट्स ऑल, थैंक यू।